हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड स्टेट जुडिशरी से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, हम इसमें बात करेंगे उत्तराखंड मेंस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग सेशन के बारे में। और जो ये आज आंसर राइटिंग सेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट का है, मीन्स की भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। और ये पार्ट सेकेंड मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। साथियों, ये जो मैं आंसर राइटिंग आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट सेकेंड, ये आपका हिंदी लैंग्वेज में होगा। और इसी आंसर राइटिंग के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक एक चीज़ों को जानेंगे। कह रहा है साथियों, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखिए। अगर एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं और खास करके मेंस का एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, पहले आपको पढ़ना होता है, समझना होता है कि आखिर में ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, किस चैप्टर से आया है, किस सेक्शन से आया है। अगर सेक्शन पता चल जाता है तो ये किस चैप्टर में रेंज क्या है इसका, इन सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, एट द टाइम आपको ध्यान रखना होता है। तब आप क्या करेंगे, एक अच्छा आंसर अपना लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो दोनों लैंग्वेजेस में, मैं दोनों लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चन बताऊंगा। कह रहा है साक्ष्य विधि की व्याख्या कीजिए। सबसे तो पहले आपको बताना है साक्ष्य विधि की व्याख्या करना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मान्य साक्ष्य को समझाइए। अब कौन कौन से विभिन्न प्रकार के मान्य साक्ष्य होते हैं जो कि हमको इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत देखने होते हैं, उन सभी साक्ष्यों के बारे में हमको क्या करना है, एक एक करके यहाँ पे समझाना है। जो हमारे क्वेश्चन का डिज़ायर है उसी के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, आंसर देंगे। अगर हम इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं तो कह रहा है डिस्कस द टर्म एविडेंस। सबसे तो पहले हमको टर्म एविडेंस को डिस्कस करना है कि ये एविडेंस टर्म आया कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो डिस्कस द टर्म एविडेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। कौन कौन से ऐसे एविडेंस के को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में, उन सभी टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके समझाते हुए चलेंगे, जो कि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। जैसा साथियों क्वेश्चन पूछता है उसी के रेफरेंस में हमको आंसर भी फ्रेम करना होता है। तो क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, क्वेश्चन को आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब जब साथियों आंसर लिखने की बारी आती है तो आप कैसे अपने आंसर को लिखेंगे, आंसर में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताता हुआ चल रहा हूँ। तो देखिए, कह रहा है अंग्रेजी भाषा का एविडेंस शब्द लैटिन के एविडेरा से निकला है। कहाँ से निकला है साथियों? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कि ये कहाँ से इसको डिराइव किया गया है, एविडेंस जो शब्द है इसको कहाँ से डिराइव किया गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए यह कहाँ से आया है। तो कह रहा है अंग्रेजी भाषा का एविडेंस शब्द लैटिन के एविडेरा से निकाला गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है साथियों? तो इसका तात्पर्य होता है स्पष्टता पता लगाना। एविडेंस हम लोग क्यों देते हैं? एविडेंस हम लोग किसी चीज़ का इसलिए देते हैं कि उस चीज़ के बारे में हमको अच्छे से पता चल जाए। अगर कहीं गोली चला है, अगर हम गोली चलने के बाद अगर हम बंदूक को वहाँ पे रख देते हैं, उसके बैलिस्टिक रिपोर्ट को हम वहाँ पे रख देते हैं, या किसी का मर्डर हुआ है तो उसके मर्डर का अगर हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ पे ले जा करके कोर्ट ऑफ लॉ में रख देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे स्पष्ट पता चल जाता है कि इस व्यक्ति को गोली से मारा गया है कि इस व्यक्ति को गला दबा करके मारा गया है। ये सारी चीज़ों के बारे में क्या हो जाता है, स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। तो यही कह रहा है एविडेंस का मतलब क्या होता है, जो एविडेरा शब्द से हमारा निकला है एविडेंस, इसका मतलब क्या होता है? तो साथियों इसका मतलब होता है स्पष्ट पता लगाना, निश्चित करना या साबित करना होता है। इसका जो भी मतलब हो सकता था वो आपने मतलब यहाँ पे अपने लैंग्वेज में, आप अपने ऑन लैंग्वेज में यहाँ पे आपने लिख दिया। साथ ही साथ यहाँ पे तो आपने लिख दिया, साथ ही साथ आगे क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमुख विधि शास्त्रियों ने साक्ष्य को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। कुछ जब आप इस टाइप का आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आपको आंसर अपने इसी रूप में लिखने होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी जूरिस्ट का नाम एट द टाइम आपको याद आता है, अगर आप कोट कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद आता है तो आप उस जूरिस्ट का नाम लिख देंगे, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस आप सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं एलएलबी सेमेस्टर में या अगर आप यूपी पीसीएस ये दिए होंगे तो वहाँ पे आपसे जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बेंथम साहब को लिया है, कह रहा है बेंथम साहब कहते हैं ऐसा तथ्य जिससे मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, साक्ष्य कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने बता दिया है। किसने बता दिया है? तो साथियों ये जूरिस्ट हैं बेंथम महोदय साहब, और बेंथम महोदय साहब के द्वारा इस प्रकार की बातें मीन्स की अपने डेफिनेशन क्लॉजेज में इन्होंने बता दिया। साथ ही साथ एक और हमारे पास आ रहे हैं सैमंड महोदय, और इनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। अब इनका क्या कहना है,
इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के कह रहे हैं कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। जाहिर सी बात है, हम लोग कहते हैं कि भाई इसमें जो तुम साक्ष्य दे रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, इसमें कोई प्रमाणकारी बल है कि बस फर्जी तुम साक्ष्य दिए जा रहे हो। तो जिसमें प्रमाणकारी बल हो, जिसमें लगता है कि नहीं ये साक्ष्य के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जब आप सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं साथियों इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पे साफ साफ बताया जाता है कि किस किस साक्ष्य को हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट साक्ष्य को ही क्या कर सकता है, कोर्ट ले सकता है, इररेलेवेंट साक्ष्य को कोर्ट नहीं ले सकता है। तो वही सामंत महोदय कह रहे हैं कि कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो, जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, उस फैक्ट से, उस सर्कमस्टांसेस से आप किसी भी चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ कर सकते हैं, उसका साक्ष्य लिया जा सकता है। ये सामंत महोदय के द्वारा कहा गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन का, कह रहा साक्ष्य शब्द की व्याख्या कीजिए। आपने साक्ष्य शब्द की व्याख्या यहाँ तक तो कर दिया, इतना ही लाइन में आपने क्या किया, साक्ष्य शब्द की व्याख्या कर दी। अब क्वेश्चन यहाँ से करा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मान्य साक्ष्यों को समझाइए। अब आप क्या करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है वैसा वैसा आप करते जाएंगे। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मान्य साक्ष्यों के बारे में आप बताते रहिए। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार, पहला कह रहा है वे सभी कथन की हम बात करते हैं, कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो धारा 3 जब आप खोलेंगे तो धारा 3 में आपको डिफरेंट प्रकार का इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज आपको देखने के लिए मिलेगा। और उसी की बात कर रहा है, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्यों के विषय के संदर्भ में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसा कथन मौखिक साक्ष्य कहलाता है। इस कथन को हम क्या कहते हैं साथियों, तो इस कथन को हम लोग मौखिक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेजें, न्यायालय के समक्ष जो भी हम दस्तावेज पेश कर रहे हैं, ठीक, ऐसे दस्तावेज जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, क्या साथियों शामिल हैं, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं। और इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की हम बात करते हैं तो ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के द्वारा इसको क्या किया गया था, हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया। दस्तावेज साक्ष्य कहलाएगा, या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दें या किसी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में दें, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दें, वो सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी दस्तावेज के अंतर्गत, सभी के सभी साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। अब साक्ष्य के प्रकार को देखिए, अब साक्ष्य के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं और उसको हम यहाँ पे एक एक करके देखते चलेंगे। अगर हम साथियों साक्ष्य के प्रकार की बात करते हैं तो कह रहा है साक्ष्य मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब किस किस प्रकार के साक्ष्य हो सकते हैं, तो पहला अगर हम साक्ष्य की बात करते हैं साथियों, तो प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, जो सबसे जरूरी साक्ष्य माना जाता है कि हाँ आप प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे उपस्थित थे कि नहीं थे। तो अब देखिए प्रत्यक्ष साक्ष्य की बात कर रहा है, कह रहा है प्रत्यक्ष साक्ष्य वह है जिसमें अनुभूति साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों द्वारा की हो। अगर कोई भी ऑफेंस वहाँ पे कमिट हो रहा था तो उस ऑफेंस को क्या किया होगा, उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं से अपनी आंखों से वहाँ पे देखा गया होगा, अपनी कानों से सुना गया होगा, अपने नाक से अगर किसी प्रकार का स्मेल हुआ होगा तो अपनी नाक से उसने स्मेल भी लिया होगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है। किसी मामले से संबंधित घटना को आंखों से घटित होते हुए देखने वाले व्यक्ति का साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य कहलाता है। इस साक्ष्य को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष साक्ष्य, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साक्ष्य का प्रारूप आता है साथियों, ये आता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य, जिसको सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के नाम से आप जानते हैं। कह रहा है ऐसे साक्ष्य जो सीधे विवादात्मक तथ्य को साबित नहीं करते हैं, ये सर्कमस्टांसेस को बताते हैं कि मैं वहाँ पे गया था तो इस प्रकार के फैक्ट वहाँ पे अराइज हो रहे थे, तो एक आदमी पंखे से लटका था तो उसके गले में नायलॉन की रस्सी बंधी थी तो रस्सी बीच से कट भी गया था। तो ये क्या कर रहा था, ये कड़ी को जोड़ रहा है, परिस्थितियों को बता रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवादात्मक तथ्य को साबित करता है, बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करता है कि विवादक तथ्य सही है तो उसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसी को परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहा जाता है। अगर हम किसी भी स्पॉट से जाते हैं, स्पॉट पे जाने पे हम क्या देखते हैं, वहाँ की परिस्थिति को देखते हैं और उस परिस्थिति को देख करके ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक साक्ष्य कलेक्ट करते हैं, उसी को हम लोग परिस्थिति जन्य साक्ष्य
कहते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट साक्ष्य का रूप आ जा रहा है साथियों, वो वास्तविक साक्ष्य आ जा रहा है। अब वास्तविक साक्ष्य क्या हो सकता है, किसको हम लोग वास्तविक साक्ष्य के अंतर्गत रखते हैं, उसको भी आप एनालिसिस करिए। कह रहे हैं वास्तविक साक्ष्य वह साक्ष्य है जो न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाएगा। किसको साथियों, तो जो न्यायालय को डायरेक्ट रूप में वहाँ पे संबोधित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वास्तविक, जिसको हम लोग रियल एविडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब रियल एविडेंस क्या है, जैसे बंदूक स्पॉट पे मिला तो वो रियल एविडेंस हो गया। अगर किसी का खून से सना हुआ कपड़ा मिल रहा है तो वो भी रियल एविडेंस हो गया। वहाँ पे किसी की घड़ी मिल रही है वो भी रियल एविडेंस हो गया। अगर वो वहाँ पे बैठ करके नाश्ता पानी किए हैं सब, उसके बाद से उसको मार दिए हैं सब, वहाँ पे जो बोतल्स गिरी हैं, जो वहाँ पे नमकीन गिरा है, नमकीन का पैकेट्स गिरा है, ये सभी क्या हो जाते हैं, सभी के सभी रियल एविडेंस, सभी के सभी वास्तविक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा भौतिक पदार्थों को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास साक्ष्य आ रहा है साथियों, वो कौन सा आ रहा है। सभी साक्ष्य के बारे में आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन का हमारा वही डिमांड था और हम उसी पेज पे चल रहे हैं। अब अनुश्रुत साक्ष्य के बारे में हम बताएंगे। अनुश्रुत साक्ष्य कौन सा साक्ष्य होता है साथियों, तो जो सुनी सुनाई बातें होती है उसको अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। साक्षियों द्वारा किसी दूसरे की सूचना के आधार पर दिया जाने वाला साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य कहलाता है। जैसे कि मैं रास्ते में जा रहा था, कोई व्यक्ति हमसे मिल गया, वहाँ पे लड़ाई हो रहा था, तो मैं उससे पूछ लिया कि क्या हुआ था, तो वो अब हमको बताने लगा कि अरे भाई साहब वहाँ पे हम जा रहे थे तो वहाँ पे देखा कि एक बच्चे को कुत्ता काट लिया था, वहाँ पे लोग हंगामा खड़ा कर दिए थे। अब ये क्या हो गया, ये अनुश्रुत साक्ष्य हो गया, सुनी सुनाई बात हो गई। हम रास्ते में अब चलने लगे, आधा किलोमीटर दूर गए तो हम किसी से दूसरे से बताने लगे, अरे वहाँ पे एक बच्चा था, उसको कुत्ता काट लिया था, तो उसके में से पूरा उसका शरीर का खून निकल गया। हम क्या करने लगे, हम सुनी सुनाई बातों को वहाँ पे कह रहे हैं। इसी को अनुश्रुत साक्ष्य कहा जाता है। ऐसे साक्ष्य को कुछ मामलों के अलावा असंगत इर्रेलेवेंट माना जाता है। और कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है, इन सभी मामलों को, ये जो इर्रेलेवेंट होते हैं, जो अनुश्रुत साक्ष्य होते हैं, सभी मामलों में अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य नहीं करता है। सिर्फ कुछ ही मामलों में अनुश्रुत साक्ष्य को ग्राह्य करता है, लेकिन साक्ष्य की कैटेगरी में ये अनुश्रुत साक्ष्य फॉल करता है। इसीलिए हमको अपने आंसर राइटिंग में ये लिखना है। बात करते हैं साथियों यहाँ पे नेक्स्ट की प्राथमिक साक्ष्य की बात करते हैं। अब प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है साथियों, प्राइमरी एविडेंस जिसको हम लोग कहते हैं। तो कह रहे हैं प्राथमिक साक्ष्य वह मूल दस्तावेज होता है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह सर्वोत्तम साक्ष्य के रूप में हम इसको जानते हैं। इसी को बेस्ट एविडेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों द्वितीयक साक्ष्य। अच्छे साक्ष्य या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में पेश किया जाने वाला साक्ष्य द्वितीयक साक्ष्य कहलाता है। कौन सा साक्ष्य होता है साथियों, तो द्वितीयक साक्ष्य। अगर मान लीजिए प्राथमिक साक्ष्य हमारे पास एट द टाइम नहीं है, हमारे पास कौन सा साक्ष्य, हमारे पास द्वितीयक साक्ष्य है, तो हम द्वितीयक साक्ष्य को भी क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी वगैरह को भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है मौखिक साक्ष्य, जिसको ओरल एविडेंसेस के नाम से जानते हैं। कर मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय उस साक्ष्य से है जिसे गवाह ने स्वयं न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर मुख से कहकर व्यक्त किया हो, उसको हम लोग मौखिक साक्ष्य के रूप में मानते हैं और उसी को ओरल एविडेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास आ जाता है दस्तावेजी साक्ष्य, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के नाम से जानते हैं। कह रहा है जब कोई साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से या रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो दस्तावेजी साक्ष्य कहलाता है। इन सभी साक्ष्य को हम लोग दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जानते हैं। ऐसे साक्ष्य को दो प्रकार से प्रमाणित किया जा सकता है। अब कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। तो जो आपका क्वेश्चन था उस आप क्वेश्चन के रेफरेंस में आपने अपने आंसर को यहाँ पे कंप्लीट किया, और इस प्रकार से अगर आप अपने आंसर को फ्रेम करते हैं तो अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो 10 में से आपको मिनिमम मैं कह रहा हूँ 8 से 9 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा भी रहा तो 9 नंबर में मिल सकता है, 7 नंबर में मिल सकता है, लेकिन इससे कम नंबर नहीं मिलेगा अगर जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग्स में अगर आप आंसर फ्रेम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि अनुश्रुत साक्ष्य का क्या अर्थ है। अब अनुश्रुत साक्ष्य का क्या अर्थ है, जिसको हम लोग हियरसे एविडेंस के नाम से जानते हैं, सुनी सुनाई हुई बात के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है अनुश्रुत साक्ष्य का क्या अर्थ है। अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य न करने के कारण क्या है। अब क्या क्या कारण है कि अनुश्रुत साक्ष्य को हर मामले में ग्राह्य नहीं किया जाता है, हर मामले में कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उसको क्या किया जाता है, एडमिसेबल नहीं किया जाता है। कब अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य होता है, कब इसको ग्राह्य किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया कि हर एक मामले में इसको क्या किया जाता है, इसको एज अ एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। किसको, अनुश्रुत साक्ष्य की। तो
और यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया है, और करके क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जाम में अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर देखिए कर रहा है, अनुश्रुत साक्ष्य किसे कहा जाता है, ऐसे साक्ष्य सामान्य रूप से ग्राह्य क्यों नहीं माना जाता है, इस नियम का कोई अपवाद है तो उसका भी विवरण दीजिए। अब देखिए, अब अनुश्रुत साक्ष्य की हम बात करते हैं, हियरसे एविडेंस की बात करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अराइजेज हो रहे हैं, उन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हमें यहाँ पे आपके आंसर के थ्रू यहाँ पे एलिब्रेट करते हुए चलना है। कर रहा है अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य को इंग्लिश में हियरसे एविडेंस के नाम से जानते हैं साथियों। कर रहा है, अनुश्रुत शब्द की परिभाषा साक्ष्य अधिनियम में नहीं दी गई है। जब आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में बताया गया है। वहाँ पे 10 प्रकार के इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस को बताया गया, लेकिन कहीं पे भी वहाँ पे अनुश्रुत साक्ष्य के इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के बारे में नहीं बताया गया है। तो आपको ये बात पता चल गई कि इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको परिभाषित नहीं किया गया, किसको, हियरसे एविडेंस को। आगे देखिए कर रहा है, यह वह साक्ष्य है जो साक्षी की स्वयं की जानकारी का न होकर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी यही बताया कि अनुश्रुत साक्ष्य वो साक्ष्य होता है, जैसे कि कोई ट्रक बहुत तेज़ी से आ रहा है, किसी को ट्रक वाले ने क्या किया, मार दिया है, तो कोई व्यक्ति सड़क पे गिर गया है, अब उसका भले ही एक ही पैर टूटा हो, कोई व्यक्ति दौड़ करके उधर से आ रहा है, मैंने उससे पूछा भाई साहब क्या हुआ है, तो उसने कहा अरे वो मर गया। अब मैंने क्या मान लिया, अब मैंने इसी को एज अ एविडेंस के तौर पे मान लिया। मैं आगे गया, मेरे से कोई पूछा अरे अभी मैंने देखा ट्रक बहुत तेज़ी से जा रही थी तो क्या हुआ, तो वो आदमी मर गया। वो आदमी वास्तव में मरा है कि उसका पैर टूटा है कि उसका हाथ टूटा है, अब क्या हुआ है, न ये हमको जानकारी है, ना जो दौड़ करके आ रहा था उसको जानकारी है। जानकारी तो वहाँ पे जो लोग एविडेंशियल, जो अपनी आंख से देख रहे हैं, उनको जानकारी है। इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ में इस साक्ष्य को क्या किया जाता है, बहुत मामलों में ग्राह्य नहीं किया जाता है। आगे कर रहा है, यह न्यायालय के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो वाद का पक्षकार नहीं होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति देख रहा है, देख करके आ करके हमसे बता रहा है, चाहे मैं किसी से पूछ रहा हूँ, तो ये वाद का पक्षकार तो हो ही नहीं सकता है ना। अब देखिए, इसी को अगर हम किसी भी जूरिस्ट के माध्यम से अगर कोर्ट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। बेस्ट साहब के अनुसार, बेस्ट साहब एक जूरिस्ट हैं और इनके द्वारा क्या कह रहा है, कर अनुश्रुत साक्ष्य वह है जिसकी रिपोर्ट मात्र गवाह देता है, उसको वह देखना नहीं होता है कि अपनी शारीरिक अनुभूतियों से जान पाता है, किंतु वह किसी तीसरे व्यक्ति से उस तथ्य को जान पाता है। अपने स्वयं के नॉलेज से, अपने स्वयं की आंखों से उस व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को नहीं देखता है, लेकिन वो क्या करता है, वो किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा सुन लेता है, या किसी तीसरे व्यक्ति का कोई कथन होता है उसको सुन लेता है, समझ लेता है, तो वो कहता है कि मैंने इस चीज़ को मैंने सुना है, किसी से मैं बताया हूँ। इसी को अनुश्रुत साक्ष्य के नाम से जाना जाता है, हियरसे एविडेंस के नाम से जाना जाता है। कर अनुश्रुत साक्ष्य वो है जिसमें साक्षी दूसरे की सूचना से देता है, जिसमें खुद तथ्य को घटित होते न देखा हो या न जानता हो, बल्कि दूसरे के द्वारा जाना या समझा गया होता है। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है यह निम्नलिखित बातों को सम्मिलित करता है। कौन कौन सी बात, पहली बात कह रहा है मौखिक या लिखित उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए कथन जो न तो पक्षकार हैं और न ही गवाह में बुलाए जा सकते हैं, पहली बात ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है ऐसे कथन जो किसी पुस्तक या दस्तावेज में हो, जिनके प्रमाण को अन्य आधारों पर ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। तो दोनों बातों को आपने क्या किया, यहाँ पे एक एक करके ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट इसी आंसर में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अनुश्रुत साक्ष्य की अग्राह्यता के आधार क्या क्या हैं, इसको न स्वीकार करना कोर्ट ऑफ लॉ में इसके क्या क्या आधार हैं। तो पहला करा, इसमें सत्यता का अंश कम रहने की संभावना रहती है। सबसे तो पहले इसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं रहती है। सेकंड बात हम कहते हैं इसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती। भाई कौन बताएगा इसका, कैसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाता है, इसकी प्रति परीक्षा हम किसके माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट करा, इसको ग्रहण करने से प्रक्रिया लंबी एवं दीर्घकालिक हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में करा, इसकी स्वीकृति से जालसाजी के दरवाजे खुल जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, अनुश्रुत साक्ष्य से होने लगती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो कह रहा है 5वें नंबर पे, यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी से संबंधित नहीं होता है। जो अनुश्रुत साक्ष्य होता है ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, अगर आदमी से उससे कहा जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे जो आप बता रहे हैं, तो कहेगा नहीं भाई साहब मैं जिम्मेदारी इसका नहीं लूँगा। अब इसके अपवाद क्या क्या हो सकते हैं उसको भी आप देखिए। स्वीकृति और संस्वीकृति की हम बात करते हैं साथियों, हम कन्फेशन की बात करते हैं, और कन्फेशन आपको सेक्शन नंबर 17 से लेकर के सेक्शन नंबर 23 के बीच में आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत आपको मिलता है। कह रहा है धारा 17 से 23 तक प्रावधान के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने स्वीकृति की है या संस्वीकृति की है
तो जिससे स्वीकृति या संस्वीकृति की गई है वो न्यायालय में आकर बता सकता है कि उसने क्या कहा गया था, कि उससे क्या कहा गया था, उस व्यक्ति से क्या कहा जा रहा है, वो आकर के बता सकता है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत कथन की हम बात करते हैं। और धारा 32 हमको क्या बताता है साथियों, तो धारा 32 का सब क्लॉज 1 हमको डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। और ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, तो साथियों ये मृत्युकालिक कथन होता है, मृत्युकालिक घोषणा होता है। कह रहा है यदि किसी ने मृत्युकालिक कथन किया है या कारोबार के सिलसिले में कथन किया है या हित के विरुद्ध कथन किया है या सार्वजनिक अधिकार या रूढ़ि के बारे में राय दिया है या वंशावली के बारे में कथन किया है, तो कथन करने वाले की मृत्यु के बाद या उसके उपलब्ध न होने पर उसके कथन को वह व्यक्ति साबित कर सकता है जिसने यह सुना था। क्या बात कर रहा है, जो भी बात कहा गया था उसको दूसरा व्यक्ति के द्वारा साबित किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, कर लोक दस्तावेज का कथन। अब लोक दस्तावेज का कथन क्या है, कर रहा है यदि कोई कथन लेखा पुस्तकों, सरकारी मानचित्रों, लोक अभिलेखों में है और धारा 35-36 के अंतर्गत साबित किया जाता है तो इसको साबित करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं पूर्व कार्यवाहियों का कथन। अगर कोई भी पहले से कार्यवाही हो चुका है, अगर उसका कोई कथन है, कोई जजमेंट है, तो उसकी बात कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने पहले किसी न्यायालय में कथन किया है और मर गया है या उपलब्ध नहीं है तो उसका पहले का कथन धारा 33 के अंतर्गत साबित किया जा सकता है, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन अभी सेक्शन नंबर 32 सब क्लॉज फर्स्ट को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उसी की बात कर रहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कथन किया गया और कथन करने के बाद क्या हो गया, वो मर गया है, तो उस कथन को हम लोग धारा 33 में क्या कर सकते हैं, एडमिसेबल कर सकते हैं। ये हियर से एविडेंस का ये अपवाद नहीं माना जाएगा। ठीक, तो साथियों ये था आपके पास क्वेश्चन, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस को मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट से आपके सामने रखा। साथियों आप लोगों का पॉजिटिवली कमेंट आए तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेकर के आऊँगा जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से होगा। बाकी और भी एक्ट से जो भी हो सकता है सभी चीज़ों को मैं धीरे धीरे लेकर के आऊँगा। साथियों आप लोग थोड़ा सा हेल्प मेरा भी करिए कि इसको और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको प्लीज़ शेयर करिए। जब तक आप शेयर करेंगे तो ही मज़ा आएगा, अन्यथा फिर मज़ा आएगा नहीं। मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, डेली आंसर लेकर के आ रहा हूँ, डेली उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से समझाने का, और वो भी हैंड रिटन में लेकर के आ रहा हूँ कि आपको क्या क्या मटेरियल आपके एग्जामिनेशन में लिखना है। तो थोड़ा सा आप लोग भी इसमें हेल्प करिए और इसको अपने अन्य फ्रेंड तक इसको प्लीज़ शेयर करिए, जिससे काफ़ी लोग इस चैनल से जुड़े और काफ़ी लोग इसका आनंद लें। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ पे बात करना है, कोई जेन्युइन चीज़ है, तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।